नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अगर जापान में हुआ होता तो क्या होता? भारत की जगह अगर जापान में सवाल उठ रहा होता कि एक कंपनी के यहाँ छापे पड़े और उसने सत्तारूढ़ दल के लिए बॉन्ड खरीदे तो क्या होता? जिस तरह से भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हो रहे तमाम पर्दाफाशों पर चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, उस चुप्पी को तोड़ने का एक ही तरीका है कि जापान की बात की जाए। यहां हम साफ कर दें कि जापान विश्वगुरु नहीं है और ना उसके किसी प्रधानमंत्री ने विश्वगुरु बनने की बात कही है। इसके बाद भी जापान में जब इस तरह का मामला सामने आया तो क्या हुआ और भारत में जब सामने आया तो क्या हो रहा है, हम दोनों देशों की तुलना से इस मामले को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा एक साथ नजर आ रहे हैं, मगर अपनी अपनी पार्टी में फंडिंग को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों पर दोनों के एक्शन में जमीन आसमान का अंतर है। इसी साल जनवरी के महीने में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने संसद में माफी मांगी। किस लिए माफी मांगी? क्योंकि उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसी कार्यक्रम के टिकटों की बिक्री का हिसाब ठीक से दर्ज नहीं किया। आरोप लगा कि 675 मिलियन येन यानी भारतीय रुपए में 52 करोड़ की राशि का भ्रष्टाचार हुआ है। पार्टी ने नियम के मुताबिक इस पैसे को हिसाब में नहीं दिखाया। पैसा गुप्त खातों में गया और चुनाव में इस्तेमाल हो गया। जैसे ही मामला सामने आया, किशिदा सरकार के 4 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, 5 डिप्टी मंत्रियों का इस्तीफा हो गया। किशिदा ने अपनी पार्टी के इतने नेताओं के इस्तीफे ले लिए। प्रधानमंत्री ने इतने सारे लोगों को हटाकर उनकी जगह पर नए लोगों को मंत्री बना दिया। यही नहीं, यह मामला जनवरी का है और जांच हुई तो पार्टी के 3 सांसद और कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित भी हो गए। इतनी तेजी से सब कुछ हो गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं, सिर्फ बॉन्ड के सवाल पर नहीं, मणिपुर से लेकर बृजभूषण सिंह के सवाल पर चुप रहे। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, 1 महीना हो गया, प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन लिया, कोई जांच बिठाई, कोई बयान दिया। मीडिया रिपोर्ट में कई कंपनियों के बारे में जानकारियां आ चुकी हैं कि ईडी के छापे पड़ते रहे और कंपनियां बॉन्ड खरीदती रहीं। क्या आप जानते हैं कि इस दौरान ईडी का प्रमुख कौन था? संजय मिश्रा। इन्हें इतनी बार सेवा विस्तार मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालनी पड़ी और तब जाकर कोर्ट के आदेश से इन्हें हटाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हटाइए, उसके बाद भी सरकार कोर्ट में चली गई कि 1 महीना और दे दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केवल कंपनी और राजनीतिक दल पर संदेह नहीं उठे हैं, ईडी पर भी उठे हैं। तो किशिदा की तरह, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की तरह नरेंद्र दा इन मामलों में कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बल्कि इतना सवाल उठा है, वे ईडी का बचाव ही लगातार करते हुए नजर आएंगे। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन। ईडी सीबीआई भेज देंगे, जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। देखिए,
मैं आपको एक बात कहता हूं, यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, ठीक है, वो हो रहा है, वो ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने इनको पकड़ रखा है, उनके पीछे एक और शक्ति है, वो कह रही है भैया आप देखो हमें ये एयरपोर्ट चाहिए। आपका एयरपोर्ट मुंबई का एयरपोर्ट है ना, आपने तो देखा, सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को मिल गया। कितने ही नेता बीजेपी में चले गए जिन पर ईडी ने छापे मारे, इसकी गिनती मीडिया में होती रहती है। हमने कई बार इस पर वीडियो बनाए हैं। जब पार्टी तोड़ने के लिए ईडी के छापों का इस्तेमाल हुआ है तो चंदे के लिए क्यों नहीं हुआ होगा। हमने आपको जापान के प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया। सोचिए किशिदा यहां होते तो इन सब पर किस किस तरह का एक्शन लेते। जापान के प्रधानमंत्री ने अफसोस जताया कि इस स्कैंडल के कारण राजनीति के प्रति अविश्वास बढ़ा है। इधर तो कोई टेंशन ही नहीं। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इसे ठीक करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेंगे। संसद में माफी मांगी और यहां संसद में बहुमत के दम पर ऐसा कानून पास किया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी, कोई बयान दिया? जब भी संदेह होता है, खुद को संदेहों से ऊपर दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, आप खुद से सोचिए। हम कितनी बार आपसे कहें कि मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही है, वहां गए तक नहीं। महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना देते देते थक गईं, कुश्ती को अलविदा कहकर चली गईं, तब भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। उनकी पार्टी को खुद से बताना चाहिए था या नहीं? जो भी जानकारी आ रही है उस पर बोलना चाहिए था या नहीं? 8,251 करोड़ के चंदे से लैस भारत की सबसे धनिक पार्टी के पास इस बात का हिसाब ही नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड उसे किसने दिए। बीजेपी ने कहा कि कानून में नहीं था, लेकिन बीजेपी अपने पैसे का कुछ तो हिसाब रखती होगी। अपने नेताओं को बताने के लिए ही सही कि कौन सा चंदा किसने दिया, या गेट पर कोई भी पैसा छोड़ जाएगा, बॉन्ड छोड़ जाएगा, पार्टी भीतर ले आएगी और प्रचार में फूंकने लग जाएगी। अगर नियम नहीं होगा तो चुनाव आयोग ने किस नियम के तहत नवंबर 2023 में बीजेपी से बॉन्ड के खरीदारों का डिटेल मांगा होगा? चुनाव आयोग को चंदे की कोई जानकारी तभी दी जा सकती है जब उसका हिसाब किताब रखा जाता होगा या जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि बीजेपी ने 15 नवंबर 2023 को चुनाव आयोग से कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी रखने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है और उसके पास डिटेल नहीं है। उसके पास डिटेल क्यों नहीं है? आपको कोई 5 रुपया देता है तो याद रखते हैं किसने दिया। आपके हर खर्चे का हिसाब रखा जाता है, मांगा जाता है, और यहां बीजेपी कह रही है उसके पास डिटेल नहीं है कि कौन करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदकर पार्टी को दे दिया। कांग्रेस ने भी हिसाब नहीं दिया, सपा और जदयू ने भी नहीं दिया, तो क्या इसी आधार पर बीजेपी से सवाल नहीं बनेगा? कोई 1 करोड़ का बॉन्ड देकर गया है, जेम्स बॉन्ड तो नहीं आया होगा देने, किसी के दफ्तर से ही आया होगा, और वह 1 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक का बॉन्ड किसी को पकड़ा कर तो नहीं चला जाएगा कि भीतर कोई मिले तो दे दीजिएगा। दफ्तर में गया होगा, पानी पिया होगा, पूछा होगा नड्डा जी आज आए हैं या नहीं, या ऐसे ही देकर चला गया। और बीजेपी ने बॉन्ड रख लिया, भाई बॉन्ड देने आए थे, पानी के लिए भी नहीं पूछा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई अर्बन नक्सल ही बॉन्ड दे गया हो, तब यह भी तो हो सकता है। क्या बीजेपी ले लेगी? कमाल है, दफ्तर में जो आता होगा उसका नाम रजिस्टर में लिखा जाता होगा, रिकॉर्डिंग होती होगी, मगर जो बॉन्ड लेकर आता होगा उसका नाम कहीं दर्ज नहीं होता है। इसे कहते हैं पारदर्शिता। दूसरे से कागज मांगने वाली पार्टी अपना कागज सही नहीं रखती और मांगने पर कहती है कागज नहीं है, दिखाने के नियम नहीं है। विपक्ष से कहा जा रहा है कि वह चंदे की जानकारी दे, लेकिन जो पार्टी कानून लेकर आई, क्या उसे आगे बढ़कर जानकारी नहीं देनी चाहिए? इकोनॉमिक टाइम्स में राहुल त्रिपाठी की एक रिपोर्ट छपी है। इसमें बताया गया है कि 7 साल पहले सीएजी ने लॉटरी के कारोबार में कई तरह की अनियमितताओं का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया।
उसके बाद गृह मंत्रालय ने लॉटरी रेगुलेशन एक्ट के नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया, मगर इस मार्केट की बड़ी कंपनियों के दबाव के कारण सरकार रुक गई। अगर सरकार ने नियम बना दिए होते तो सैंटियागो मार्टिन जैसी कंपनी पर निगरानी और सख्ती बढ़ सकती थी। इस अकेली कंपनी ने 1300 करोड़ से अधिक के बॉन्ड खरीदे हैं। डीएमके को सबसे अधिक इन्हीं से 509 करोड़ मिले हैं, मगर बाकी पैसा किसे दिया, क्या यह जानना जरूरी नहीं? डीएमके ने तो खुद से बता दिया कि 509 करोड़ मिला है, तो बीजेपी क्यों नहीं बता सकती? बीजेपी के साथ कांग्रेस और तृणमूल सहित तमाम दलों को बताना चाहिए। यह कैसे हो सकता है कि उन्हें पता ही नहीं कि किसने बॉन्ड दिया? अगर यही है तब तो स्टेट बैंक को ही मिलाकर बताना चाहिए कि किस बॉन्ड का पैसा किसके खाते में गया। चुनाव आयोग बता दे। इसी से पता चलता है कि यह जानना कितना जरूरी है। और यह भी साफ हो जाता है कि बॉन्ड को लेकर पारदर्शिता के दावे किए जा रहे थे, वे पूरी तरह से कितने फर्जी हैं। 2019 में बीजेपी ने 10 करोड़ का बॉन्ड भुनाया। यह बॉन्ड कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिला, लेकिन भुनाने की तारीख बीत जाने के बाद भुनाया गया। जब यह खबर आई तब साफ नहीं था कि बीजेपी ने भुनाया है या किसी और ने, लेकिन जिस तरह से तारीख समाप्त हो जाने के बाद नियमों में छूट देकर बॉन्ड भुनाया गया, उससे इशारा यही था कि यह काम बीजेपी के लिए हुआ है। लेकिन अब साफ हो गया है कि 10 करोड़ का बॉन्ड बीजेपी ने भुनाया है। चुनाव आयोग की जानकारी के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। 7 मार्च के वीडियो में हमने आपको बताया था कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकार नितिन सेठी ने नवंबर 2019 में हफ पोस्ट के लिए रिपोर्ट किया कि सरकार ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो एक्सपायर हो चुके बॉन्ड को भी स्वीकार करे, जबकि कानून के मुताबिक इसकी अनुमति नहीं थी और ये मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के विरुद्ध था। तो कानून नहीं था, मगर आदेश देकर बॉन्ड भुनाया गया। और जब हिसाब मांगा जा रहा है कि किसने आपको बॉन्ड दिया, तो कह रहे हैं हिसाब नहीं रखा क्योंकि कानून नहीं था। नितिन सेठी ने दिखाया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय को आदेश दिया था इसके लिए। अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बॉन्ड की जानकारी से मिलान कर पाया है कि वो बॉन्ड भाजपा के द्वारा भुनाए गए थे। उस समय वित्त मंत्रालय का कार्यभार अरुण जेटली के पास था, जो इस कानून के जन्मदाताओं में से एक थे। इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने प्रधानमंत्री की चुप्पी, उनकी नैतिकता और उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं हम। ये न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 का पोस्टर है जो इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपा था। इसमें जितने भी चेहरे हैं सभी सत्ता पक्ष से हैं, बाकी गैर राजनीतिक वक्ताओं के भी हैं, विपक्ष का एक भी वक्ता नहीं। प्रधानमंत्री को मिलाकर 7 मंत्री सीधे सरकार से हैं। नाम ग्लोबल रख दिया गया है, तो क्या विपक्ष को ग्लोबल विषय पर बोलने नहीं आता? कोई नेता ही नहीं मिला। जनवरी महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूज़ चैनलों के कार्यक्रम में जा रहे हैं। वहां 30 मिनट तो कभी 34 मिनट तो कभी 54 मिनट का भाषण दे आते हैं। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उसके एक महीने के बाद 16 मार्च को उन्होंने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में 52 मिनट का भाषण दिया, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ भी नहीं कहा। 19 मार्च को न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा होते तो शायद इसका ख्याल रखते कि आचार संहिता लागू है, न्यूज़ चैनल में जा सकते हैं, बशर्ते उनका इंटरव्यू हो, सवाल जवाब हो। लेकिन यहां प्रधानमंत्री को खुला मंच दिया जा रहा है और वे भाषण देकर चले आ रहे हैं। एक तरह से विपक्ष के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उसके किसी नेता को 1 घंटे तक बोलने का स्लॉट या समय नहीं दिया जा रहा है। किसी कार्यक्रम में इंटरव्यू होता है विपक्ष के नेताओं का, मगर इस तरह के भाषण नहीं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह 8-10 चैनलों में भाषण दे आए तो यह विपक्ष के साथ कितना बड़ा अन्याय होगा। उन्हें तो अपनी बात रखने का मंच ही नहीं मिलता। किसी भी स्तर से यह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या चुनाव आयोग इस मामले में लेवल प्लेइंग फील्ड को सुनिश्चित करेगा, कर पाएगा? अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे, उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है। इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती। अगर 1-2 करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे। विल बी रूथलेस। इन सभी प्रसंगों का इलेक्टोरल बॉन्ड से गहरा संबंध है। हिंदी अखबारों ने इसे व्यापक रूप से नहीं छापा।
कंपनियों को लेकर उस तरह से पड़ताल नहीं की जिस तरह से रिपोर्टर्स कलेक्टिव, न्यूज मिनट और स्क्रोल ने की। ये सभी शानदार वेबसाइट हैं, आपको जाना चाहिए और इन्हें आर्थिक मदद भी देनी चाहिए। भारत की जनता को इसका पता ही नहीं है कि इतना बड़ा गेम हो गया। यह कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का ट्वीट है। उनके फोन के व्हाट्सएप में प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज आ गया। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के व्हाट्सएप में यह पत्र मिल रहा है। चुनाव आयोग से शिकायत हुई है। तृणमूल सांसद साकेत गोखले लगातार इस बात को उठा रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पूछा है कि इतना डेटा किसके पास है? क्या यह सरकार का काम है जो सबके फोन पर प्रधानमंत्री का पत्र भेजा जा रहा है? अगर यह संभव है तो मेरा सवाल एक और है, क्या इसी तरह से चुनाव आयोग को सबके व्हाट्सएप पर चुनावी चंदे के धंधे की जानकारी एक पत्र में लिखकर नहीं भेज देनी चाहिए? आयोग को नहीं बताना चाहिए कि चंदे का भांडा फूट गया है, आप मतदाता सतर्क हो जाएं, हिंदी के अखबार छाप नहीं रहे हैं तो आयोग बता रहा है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए। जनता पार्टी की सरकार के समय एक नियम बना कि दूरदर्शन पर विपक्षी दल को भी जगह मिलेगी। दूरदर्शन का मतलब केवल सत्ताधारी दल नहीं है। क्या यही नियम प्राइवेट गोदी मीडिया चैनलों पर भी लागू नहीं हो सकता है? 1998 के बाद से भारत में जितने भी चुनाव हुए, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के लिए अनिवार्य किया गया कि वे राष्ट्रीय पार्टियों और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टियों को भी प्रसारण का वक्त देंगे। ये 23 मार्च 2019 की प्रेस रिलीज है जो चुनाव आयोग की है। इसमें उन्हीं नियमों को दोहराया गया है जो 1999 के लोकसभा चुनाव से चले आ रहे हैं कि दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर सभी राष्ट्रीय दलों को कम से कम 10 घंटे का प्रसारण देना होगा। दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्रों पर 15 घंटे का प्रसारण देना अनिवार्य है। इसी तरह ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी नियम बनाए गए, क्षेत्रीय दलों को भी अवसर दिया गया। तो इस तरह सरकारी चैनलों पर चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी दल, सभी को अवसर दिया गया। तो यही नियम प्राइवेट चैनलों के लिए क्यों नहीं लागू हो सकते हैं? गोदी चैनलों पर प्रधानमंत्री अगर एक एक घंटा भाषण दे सकते हैं, उसके बीच कोई विज्ञापन का ब्रेक नहीं लिया जाता है, तो विपक्ष के नेताओं को भी वही स्पेस क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या आपको इसमें कोई बेईमानी नजर नहीं आती? नवंबर 2022 का एक आदेश देखिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय का आदेश है कि सभी प्राइवेट चैनलों को हर दिन आधा घंटा राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के कार्यक्रम दिखाने होंगे। यह उनका समाचार सेवा दायित्व का हिस्सा होगा। 11 साल बाद नई गाइडलाइन जारी हुई है और पहली बार चैनलों को प्रतिबद्ध किया गया कि वे ऐसे कार्यक्रम दिखाएं। रिपोर्ट में लिखा है कि चैनलों के लिए चिंता का विषय बन गया क्योंकि यह फैसला विज्ञापन के टाइम पर असर कर सकता था। बाद में जनवरी 2023 में एक एडवाइजरी आती है, उसमें चैनलों की स्वेच्छा पर इसे छोड़ दिया जाता है, मगर यह कहकर कि इस बारे में मासिक रिपोर्ट जमा करनी होगी। तो क्या इसी तरह से चुनाव आयोग सभी गोदी चैनलों से हर दिन की रिपोर्ट नहीं मांग सकता कि आज आपने विपक्ष को कितना घंटा दिया और बीजेपी को कितना घंटा दिया? जब भारत सरकार प्राइवेट चैनलों के लिए नियम बना सकती है तो फिर विपक्षी दलों को भी जगह मिले, इसके लिए सरकार और चुनाव आयोग ने अभी तक क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं चुनाव के दौरान बराबरी लाने के लिए प्राइवेट चैनलों के लिए अनिवार्य किया जाए कि जिस दिन किसी रैली में प्रधानमंत्री का भाषण 1 घंटा तक दिखाया जाएगा या आधा घंटा दिखाया जाएगा, उसी दिन विपक्ष के नेता की रैली का भी आधा घंटा प्रसारण होगा। हमने इसका जिक्र इसलिए किया कि जनता को यह तो दिख रहा है कि प्रधानमंत्री न्यूज चैनलों के बीच जा रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन वह यह न समझे कि प्रधानमंत्री पत्रकारों के बीच दिख रहे हैं। पत्रकारों के बीच दिखने का एक बड़ा मतलब यह होता है कि पत्रकार उनसे सवाल जवाब करें, मगर जनता को यहां यह नहीं पता चल पाता है कि प्रधानमंत्री ने 10 साल से कोई विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और यहां इस चैनल में उसी तरह भाषण दे रहे हैं जिस तरह वे रैलियों में देते रहे हैं। क्या जनता को पता चलता है कि फलां चैनल में प्रधानमंत्री जी आए, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर बृजभूषण सिंह और पुलवामा पर कोई सवाल नहीं पूछा गया? ऐसा लगता है कि प्राइवेट चैनलों ने तरह तरह की गारंटी देने वाले मोदी जी को गारंटी दे रखी है कि हम आपको बुलाएंगे मगर आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर नहीं पूछेंगे, आपको जो जितना बोलना है आप बोलते रहेंगे। आप जनता ने भी क्यों नहीं पूछा कि सभी को गारंटी देने वाले मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अभी तक क्यों नहीं कुछ कहा है?
15 फरवरी का फैसला है। बॉन्ड की कई सारी डिटेल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हैं। मीडिया में रिपोर्ट आई है जो बता रही है कि बॉन्ड को खरीदने के पीछे क्या क्या खेल हुआ होगा। इसके बाद भी मोदी जी बोल नहीं रहे हैं। क्या उन्होंने किसी को बॉन्ड पर नहीं बोलने की गारंटी दे रखी है? इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। तभी आप जान पाएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी तमाम खबरें हिंदी अखबारों से गायब क्यों हैं। क्या यह आपके जानने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? आप तो इन रद्दी अखबारों और चैनलों को पैसे भी देते हैं। क्या इसलिए देते हैं कि ये आपको कुछ ना बताएं? सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को। तब भी मीडिया इस तरह के सम्मेलन में प्रधानमंत्री से सवाल ही नहीं करता। प्रधानमंत्री भी आधे घंटे से लेकर 1 घंटा तक का भाषण दे आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ बोलते ही नहीं, ना पूछा जाता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अगर न्यूज चैनल सवाल पूछने लग जाएं, अलग अलग एंगल से कवर करने लग जाएं, तो आप लिख कर रख लीजिए ऊपर वाली जेब में। ये पर्स में रखने की चीज नहीं है कि प्रधानमंत्री का इनके यहां जाना और भाषण देना अपने आप बंद हो जाएगा। इतनी बड़ी डकैती पकड़ी गई है इस बॉन्ड के नाम पर। घूस, रिश्वत, हफ्ता वसूली, कोई भी नाम दीजिए इसका, लेकिन जो डकैती पकड़ी गई है उसमें शामिल लोगों और कंपनियों के नाम ना बताने की कितनी कोशिशें हो रही हैं। बड़े बड़े नेक्सस सामने आ रहे हैं और प्रधानमंत्री बोल ही नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।